आदाब। ऑल इंडिया में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लुबना सरवत। डॉक्टर लुबना सरवत इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स डिबेट पैनल ने बेस्ट इकोनॉमिस्ट 2012 के अवार्ड से नवाजा है। इसके अलावा डॉक्टर लुबना सरवत एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो 2014 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से हैदराबाद लोकसभा सीट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 2018 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कारवां असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा है। हालांकि फिलहाल वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन तेलंगाना स्टेट की पॉलिटिक्स और उसके सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज पर बहुत वोकल, बहुत एक्टिव रहती है। ये बात करते हैं डॉक्टर लुबना सरवर से। बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर लुबना शुक्रिया सरवर। इरफान जी। हमको बताइए कि ये जो जीएचएमसी या एचएमडीए के जो इलाकों में वाटर बॉडीज की बुनियादी जो खतरात हैं वो आखिर क्या हैं, और इन खतरों से के लिए कौन और किस तरह जिम्मेदार है। क्योंकि आप माहिर माशियात और माहिर माहौलियात के तौर पर ये बता सकती हैं हमको कि इन हालात में जो बायोडाइवर्सिटी और समाजी और माशी तौर पर किस तरह का असर होगा, ये हम आपसे जानना चाहते बहुत शुक्रिया, आप बहुत अहम सवाल उठाया और इतनी अहम सवाल है ये क्योंकि अभी अक्टूबर 16 को जो वर्ल्ड फूड डे था, इंटरनेशनली ग्लोबली फूड डे डिक्लेयर किया गया था, उसमें उसकी इस बार की थीम थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। तो देखिए कितनी अहम चीज की भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। और जब वाटर जो चीज है जिसको हम कुदरती तौर से पाते हैं उस चीज को, तो उस चीज को बरकरार रखने की अहमियत कितनी है। जब वाटर को फूड बोला जाए, वाटर को कुदरती तौर से मिल रहा है, तो उसको और डबल जिम्मेदारी से और बहुत आसान तरीके से हम लोग उसको बरकरार रख सकते हैं। इतनी सारी एडवांसमेंट इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी होना होने पर तो ये तो बहुत आसान दिख रहा, सुनने में कितना आसान दिख रहा कि कुदरत से मिल रहा और हम उसको बरकरार रखने के लिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी एजुकेशन है और इतनी सारी गवर्नेंस है, ये सुनने के लिए इतनी आसान लगता। लेकिन जब आप ग्राउंड की रियलिटी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो कुदरती तौर से पानी आके बरस रहा है रहमतों की जैसे, उस पानी को हम उसको ना सिर्फ बरकरार रखने में नाकामयाब है, बल्कि वो गिर रहा है तो वो पूरी गंदी तालाबों में, गंदी रिजर्वायरों में, गंदे नदियों में गिर रहा है वो पानी। तो उसकी वो जो प्यूरिटी है वो पाकिज़गी तो हर बचीज नहीं ना अब। तो प्योर वाटर, एक पाकीज़ा पानी कुदरत की तरफ से आने के बावजूद हम नाकामयाब है उसको रखने में। तो उसमें किसका रोल अव्वल है? वो तो गवर्नमेंट का रोल अव्वल है। क्योंकि पूरी वाटर बॉडीज, चाहे वो कुएं हो नो, चाहे वो तालाबें हो, टैंक्स हो, रिजर्वायर्स हो या नदी हो, ये सभी चीजों के ऊपर इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है क्योंकि ये कॉमन रिसोर्सेस है। इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अगर इसमें जो पोल्यूशन हो चुका है जो कि पूरे कानूनों के खिलाफ है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो वाटर एक्ट्स हो, चाहे वो तेलंगाना के खास वाटर एक्ट को जो कि निजाम जमाने के एक्ट्स भी अभी भी चालू है हमारे पास, उन सभी एक्ट्स के खिलाफ अगर हम हमारे नदियों और तालाबों को नहीं रख सके बरकरार, तो कौन जिम्मेदार है? सिवाय और सिवाय गवर्नमेंट के कोई जिम्मेदार नहीं है। और अगर कोई बोले कि इसमें पब्लिक की जिम्मेदारी है, तो खड़ी होती हूं मैं पब्लिक की तरफ ये बोलने के लिए कि गवर्नेंस होता है और गवर्नमेंट होता ही है कि अगर पब्लिक कुछ गलती कर रही है तो गवर्नमेंट उसको रोके। तो आप पब्लिक के ऊपर कैसा डाल रहे हैं? और हमारी ये जो आप हम हैदराबाद शहर से हमको चुने, हैदराबाद शहर से, हैदराबाद शहर की ये खूबी है कि हमारी शहर के बीचों बीच हम मूसी नदी बहती है, जो कि बड़ी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है जो वाडेपल्ली तक है। और ये तेलंगाना की, खास तेलंगाना की ही नदी है जो कि शुरू होता है विकाराबाद में अनंतगिरी हिल से, जो कि एक 60 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से वेस्ट की ओर, और बहती है ईस्ट की ओर वाडेपल्ली में जाके मिलती है कृष्णा नदी से। पूरी एक्सक्लूसिव तेलंगाना नदी है ये। तो इसकी ईल्ड के बारे में ना साइंटिस्ट से कभी डिस्कशन होता है, ना इसको कैसा करना न किया जाता है। और हम इतने खुशनसीब हैं कि इसकी मूसा ईसी जो ईसा ट्रिब्यूटरी है मूसी की, उसके ऊपर दो रिजर्वायर्स है जो कि सेंचुरी ओल्ड निजाम के जमाने के वो रिजर्वायर्स है, क्योंकि वो बांधे गए थे हैदराबाद को बाढ़ कभी नहीं आना इस स्लोगन के ऊपर। तो निजाम जो हमारे निजाम है और सर विश्वेश्वराय है, उनको बुला के उन्होंने उनसे ये बनवाने कराए थे। तो ये जो सिटी की जो प्राइड है, इसकी शान है कि नदी है, रिजर्वायर्स है, और उसके ऊपर से उसकी नॉर्थ और साउथ बेसिस में पूरे हजारों की तालाबें हैं और हजारों के कुएं हैं।
ये एक नवाजा हुआ शहर है हमारा, लेकिन अफसोस कि उसको गवर्नेंस ने बरकरार रख नहीं पाए, और उसकी बर्बादी तो पिछले 10 साल में जो बर्बादी की जो स्पीड है, उस स्पीड को देख के मैं बहुत हैरान। हाँ, तो वही जो जो 10 साल का आपने जिक्र किया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मुद्दा तो पूरी तरह से गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, पानी का मसला या पानी के कंजर्वेशन का या उसको अवेलेबल कराने का, ये सब कुछ गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है इशू है। लेकिन तो आप उनको बताइए कि 2014 के बाद और 2014 से पहले की गवर्नेंस को आप कैसे देखती हैं, किस तरह से आप देखती हैं, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आप ये भी कहती हैं कि जो रियासत तेलंगाना में जो तबाही हुई है, वो उसकी वजह भी आप अक्सर बताया करती हैं। तो हमको बताइए कि ये 2014 से पहले और 2014 के बाद गवर्नमेंट में ये किस तरह के बदलाव हुए? हाँ, मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे, एक एनवायरमेंटल वर्कर और सोशल वर्कर के हिसाब से मैं आपको खुला बोल सकती हूँ कि जो हम लोग कोई भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी बचाने के लिए, चाहे वो ओपन स्पेसेस हो या तालाब हो, खास करके हमारी काम जो तालाब पे चलती है, तो उसमें हमने देखा कि पहले हम जब ये मासूम तरीके से जो हम काम करने आगे बढ़ते थे, तो हमको बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलता था हमको। लेकिन यहाँ ये 2014 के बाद जो हमको मिला कि द ऑफिशियल्स पूरा ओपन हमसे बोल रहे हैं कि मैडम हमको तो वी हैव टू लिसन टू द गवर्नमेंट। तो हम उनसे बोले कि भाई यू आर एन ऑफिशियल जो कि सेलेक्ट हुए हैं, आप काफी नॉलेजेबल है, आप साइंस की बुनियाद पे, कई आईएएस है, कई साइंटिफिक बुनियादें पोजीशन करने मिला, आप वैसे सेलेक्ट हुए हैं और आपके पास नॉलेज बेस है। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब पॉलिटिशियन गवर्नेंस में मिनिस्टर या एमपी एमसी जो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड कैटेगरी के होते हैं, जब वो आपसे दोनों से तालमेल से हमको गवर्नेंस चलाना है, तो जब वो कुछ बोलते हैं जो कि कानून के खिलाफ है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी ठहरती है कि आप उनको बताएं कि कानून ये है, वेलफेयर इसमें है, हम वो नहीं कर सकते। यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि आपको उनकी सुनना पड़ता है, लेकिन आप ड्यूटी बाउंड है सर, यू आर नॉट पोलिटिकली बाउंड, बोल के हम खुला समझा रहे हैं उनको। ये दशा हुई एक्टिविस्टों की कि हम उनको समझा रहे हैं कि भाई यू आर बाउंड बाय ड्यूटी, यू आर नॉट बाउंड बाय द पॉलिटिशियन, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बोल के हम उनको समझाना पड़ रहा। और वो हमको जो इज्जत मिलती थी पहले, क्योंकि मासूमियत देख के जो इज्जत मिलती थी कि भाई ये लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं विथ नो राइडर्स अटैच्ड, बोल के जो मासूमियत की इज्जत मिलती थी, वो बिल्कुल निकल गया। और हम ये भी देखे कि ऑफिसर्स को एक डर सा माहौल था, वो एक दबाव में थे हमेशा, या तो वो फियर में काम करते थे या तो वो फेवर के लिए काम करते थे, ये खुला दिखता था हमको। ये फर्क है बराबर से। तो इस तरह से ये जो बीआरएस की जो सरकार है उसने पानी के जखायर को क्या बर्बाद किया, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ, बर्बादी भाई, बर्बादी मैं इसलिए कह रही हूँ कि दो अहम मुद्दे मैं अहम एग्जांपल्स के साथ बताना चाहती हूँ मैं। देखिए, हमारे जो हैदराबाद में वेस्ट को, अभी जो मैं बोली ना कि ये मूसी नदी जो विकाराबाद के अनंतगिरी हिल से जो निकलती है, उस पे जो रिजर्वायर्स दो बने हुए हैं, वहां से हमको पीने का पानी मिलता है, जो उस्मान सागर रिजर्वायर है और हिमायत सागर रिजर्वायर है, जो कि इसी मूसी नदियों के ऊपर बांध बनाए गए ताकि फ्लड्स ना आए, और रिजर्वायर्स भी बन गए, उससे पीने का पानी मिल रहा है और सिंचाई के लिए भी मिल सकता। जो निजाम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसमें 3 पर्पसेस लिखे हुए हैं, भाई बाढ़ कभी ना आना, उसके बाद पीने का पानी, उसके बाद सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बोल के 3 लिखे हुए उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। तो अभी उस समय जब 19 हाल ही में ये लोग निकाल दिए, बोले कि नहीं नहीं वहां पर अब सब कुछ बांधा जा सकता है। हालांकि 1996 में एक बहुत बड़ी जीवो आई थी, GO 111, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार किया, उसको बोला कि ये GO 111 रहना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे 1996 में जब पूरी मुकम्मल आंध्र प्रदेश था, जब आंध्रा गवर्नमेंट, जिसके खिलाफ सेंटिमेंट के बुनियाद पे ये लोग आए, तेलंगाना के भी जो हाल की गवर्नमेंट है, तो ये उस जियो टाइम जियो जियो ट्रिपल वन क्या है, ये बताइए। GO जियो triple ट्रिपल one is a government order with the number 111 and issued on 8th of March 1996। ये इसलिए इश्यू हुआ क्योंकि ये जो उस्मान सागर और हिमायत सागर की जो कैचमेंट एरिया है,
रिजर्वायरों की कैचमेंट एरिया बहुत सेंसिटिव जगह होता है, लिहाजा वहां पर ह्यूज कंस्ट्रक्शंस, चाहे वो होटल्स हो, मॉल्स हो, हाई राइजेस हो और इंडस्ट्रीज हो और एनी अदर पोल्यूटेंट, कुछ भी वहां पर नहीं, पोल्यूटिंग एमिटिंग कुछ भी नहीं आना चाहिए बोल के एक 1984 से शुरू हुआ। पहले जीवो 50 आया, उसके बाद जीवो 192 आया 1994 में, उसके बाद से 1996 में सब कुछ समेटते हुए जीवो 111 रिलीज हो गया था, जो कभी चैलेंज नहीं हुआ। ऊपर से 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने साइंटिफिक बुनियाद पे बोले कि जीवो 111 का रहना बहुत जरूरी है। ये हुआ उसका छोटा कल, एक पूरी एक नटशेल में बताई मैं। अब देखिए एग्जाम्पल वो मैं क्यों बता रही हूँ, दो अहम बताती बोली, उसमें ये अव्वल एग्जाम्पल ये है कि ये जो 1996 से करीबन 24 साल से जो ये जीवो है, उसको 2022 में ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने उसको निकाल दिए। अब कंपैरिजन क्या है मालूम यहाँ पर, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जब बोली कि ये रिजर्वायरों की तबाही ना हो, इसके लिए जीओ 111 रहना जरूरी है, उस टाइम पे सुराना ऑयल इंडस्ट्री जब आंध्रा गवर्नमेंट थी, ओके, जब जब वहां पर सुराना ऑयल इंडस्ट्रीज जब आया था, तो उस टाइम की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के खिलाफ। आंध्र प्रदेश की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गई कि हमको वो सुराना ऑयल नहीं रहना चाहिए, वो है तो ये दो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तब वो हाँ में हाँ नहीं मिला है, उस टाइम की गवर्नमेंट से हाँ में हाँ नहीं मिला है, जैसे कि आज के ऑफिसर्स कर रहे हैं। वो खिलाफ जाके वो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ एपी को और हाई कोर्ट को दोनों को क्या बोले उसको नलीफाई कर दिए, बोले कि आपकी आर्ग्यूमेंट गलत है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आर्ग्यूमेंट सही है, और वहां पर वो सुराना इंडस्ट्रीज नहीं रह सकता और जीवो 111 रहना चाहिए और उस इंडस्ट्री को निकाल दीजिए। एक सुराना इंडस्ट्री को वहां से निकाल दिए और जीवो 111 को बरकरार करे उस टाइम की आंध्रा गवर्नमेंट ने। अब जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उस जीवो 111 को निकाल दिए, जो कि एक क्या था, वो एक शील्ड था, वो क्या था, एक कवच जैसा था, काम कर रहा था कि वहां पर कोई पोल्यूटेंट इंडस्ट्री नहीं आए और ये पीने के पानी की रिजर्वायर्स और ये बाढ़ से जो रिजर्वायर्स है, हमेशा के लिए हैदराबाद सब सेफ रहना चाहिए बोल के। जब एक इंडस्ट्री को उस समय की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रोके और आज की तेलंगाना गवर्नमेंट उसको निकाल दिए और बोले कि आप हजारों के सुराना वहां आ सकते हैं, तो कौन है जो तेलंगाना गवर्नमेंट आंध्रा गवर्नमेंट के खिलाफ सेंटिमेंट लेके, आंध्रा के खिलाफ सेंटिमेंट लेके आए, वो तेलंगाना सरकार आज क्या करी, उन्होंने इस हजारों तरह सुराना आने की इजाजत दे दी। तो इस तरह डॉक्टर लुबना, जीओ 111 को रद्द करना क्या आपके हिसाब से आवाम के साथ एक धोखा है? बहुत बड़ी धोखा है, क्योंकि 2018 उससे पहले भी और 2018 से खास करके जगह जगह पे अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो बोलते गए कि हम जीओ 111 को निकालने वाले हैं बोल के अनाउंस करते गए। और क्या बोले, तो 2016 में जो केस गिरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कि यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो तेलंगाना सरकार क्या बोली, एनजीटी को साइलेंट कराने के लिए और लोगों को साइलेंट कराने के लिए क्या बोली कि हम एक कमिटी खड़ा कर रहे हैं, उस कमिटी के रिपोर्ट के बाद हम उसको तय करेंगे। 2016 में ट्रिब्यूनल को जाके बोल दिए कमिटी, इलेक्शन कैंपेन में बोले कमिटी, असेंबली में बोले कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, हाई कोर्ट में बोले कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, सब जगह घुमाए फिराए सबको 2016 से कि कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, तब तक हम नहीं निकालेंगे। 2022 तक भी कमेटी की रिपोर्ट कभी नहीं आई और वो लोग सीधा अपने आप से कैबिनेट डिसीजन लेके वो लोग पूरी जीओ 111 को निकाल दिए। कितना बड़ा धोखा है ये, कहाँ कहाँ, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, असेंबली में, बड़े बड़े स्पीचों में, इलेक्शन की स्पीचों में, हर जगह धोखा और सच की जो है उसकी दफन की इन लोगों ने। और वो भी किस चीज से खिलवाड़ कर रहे हो आप, एक दो बड़े रिजर्वायर से जिससे बाढ़ की इतनी बड़ी परेशानी कैटेस्ट्रॉफ जुड़ी हुई है,
और आवाम के पीने की पानी जुड़ी हुई है यार, उसके लिए ये एक आप झूठ तैयार करते हो कि नहीं अभी वो पीने की पानी के लिए हमको वो जरूरी नहीं है, हम कालेश्वरम से वहां से उठाएंगे 250 किलोमीटर की दूर से, हम लिफ्ट से उठा उठा के इलेक्ट्रिक पावर यूज कर करके उठा उठा के पाइपा डाल डाल के आप हैदराबाद को हम पानी दे रहे हैं, आप वही पानी पिएंगे जो हम दे रहे हैं, आप वो पानी नहीं पिएंगे जो आपके रिजर्वायर्स में है। ये यही हो हमारा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या आपके ख्याल से हैदराबाद या जीएचएमसी और हमडा के इलाकों को बाहर से पानी की सचमुच क्या जरूरत है, और अगर जरूरत है भी तो ऐसे हालात पैदा कर क्यों दिए गए हैं कि, और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? हाँ, शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल, क्योंकि ये एकदम इनकी जो मेंटालिटी है कि ये जो रिजर्वायर्स नहीं रहना चाहिए उसके लिए एक झूठ उत्पन्न करना जरूरी होता है ना आर्ग्यूमेंट के लिए। तो जबकि उस वहां की पानी और गंडीपेट के बारे में तो ये बहुत बड़ी कहावत है यहाँ पर कि गंडीपेट का पानी जो पीता है वो चाहता है कि मैं यहीं मर जाऊं। वो मिठास है वो पानियों में, क्योंकि वो हिल से, अनंतगिरी हिल से जो आती है, और वहां की जो डाइक्स भी है, वो पानी की खासियत है और सचमुच में वो पानी सेपरेट है। और ये जो कलेश्वरम से जो लाने की पानी की चल रही है, ये एक्चुअली इंटरबेसिन ट्रांसफर है। ये गोदावरी की पानी, ये मूसी नदी क्या है, हम लोग कृष्णा बेसिन में है, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है मूसी, और हम लोग कृष्णा बेसिन में है, सब बेसिन में है। तो इंटरबेसिन ट्रांसफर जो हो रहा है, यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की वाटर की बात जो हो रही है, वो उतनी बड़ी प्लान से लिंक हुई है ये पूरा। बेजरूर काम को वो पहली बात तो आप 250 किलोमीटर दूर किसी का पानी यहाँ ला रहे हो तो आप ना एक स्टीलिंग कर रहे हो, यानी क्या है, आप चोरी कर रहे हो वहां की पानी। वहां किसी ने आपको इजाजत नहीं दी है, आप एक हुक्मरान होते हुए चलो मैं करता हूँ ये कर रहे हो। और यहाँ पर जब मैं आपके जैसे शुरुआत में ही भी कहा बोली थी आपको कि मूसी नदी की जो नॉर्थ बेसिन और साउथ बेसिन में जो कुल मिला के सिर्फ एचएमडीए में ही आपको 3,000 से ज्यादा जो तालाबे हैं, 4,000, वो भी फिगर छोटा है क्योंकि काफी तालाबों को इन्होंने अपने डाटाबेस में लिए नहीं है। तो जो हजारों के तालाबा है मूसी की नॉर्थ और साउथ बेसिन में, और खास करके जो जीएचएमसी सिटी की जो एरिया में भी हजारों के हैं, तो उन तालाबों को आप अगर उसको सही मेंटेन करते हो और हर किसी को उस तालाब के ऊपर आप क्या बोलते हैं डिपेंडेंट करते हो, उसकी ग्राउंड एक्विफायर्स हमारे यहाँ पर बहुत खराब हो चुके हैं, उसको आप सही रख सकते तालाब को सही रखने से। तो ये जो चैनल्स को और तालाबों को आप अगर सही रखे, और रिजर्वायर जो है वो 50% उसको एंक्रोच हो चुका है, सिल्ट हो चुका है, उसको अगर आप सही तरीके से डीसिल्ट करके एंक्रोचमेंट निकाल के मेंटेन करते हो, तो आपकी तालाबों की जो पानी होल्ड करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और पोल्यूशन को, जब आप वाटर पोल्यूशन को आप रोकते हो तो उसमें पानी साफ रहेगा, एंक्रोचमेंट्स के निकाल के डिसिल्ट करते हो तो उसमें आप पानी की क्षमता होल्डिंग करने की बढ़ेगी। ये कुछ नहीं किए और बोल रहे हैं कि आपके पास पीने का पानी हम वहां से लाके देंगे। तो इसको आप अगर स्टडी रिपोर्ट, जो मैं कि एक साइंटिस्ट ना होने के बावजूद हम इतना बोल सक रहे हैं कि ये होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं किया गया है। तो आपने कोई स्टडी रिपोर्ट के बगैर, कोई साइंटिस्ट की चर्चा के बगैर आप ये डिसाइड कर दिए कि हैदराबाद में पानी के लिए हमको टू ये आप जो ऑल्टीट्यूड भी देखिए, हैदराबाद एक हायर ऑल्टीट्यूड पे है, 550 के ऑल्टीट्यूड पे है, और आप लेके आ रहे हो आप 150 200 मीटर्स के हम एसएम के ऑल्टीट्यूड से, तो आप कितना लिफ्ट कर रहे हो, कितना एनर्जी उसके लिए लगा रहे हो। साइंटिस्ट बोल दिए कि बहुत सारा एनर्जी की जरूरत है, करोड़ों हजारों के करोड़ों की एनर्जी पे रुपए एनर्जी पे खर्चा होंगे वाटर को लाने के लिए। तो जरा कंपेयर करके सोचिए कि हैदराबाद जो है और उसकी जो अतराफ रंगारेड्डी है, मेडचल है, नलगोंडा है, मेदक है, ये सब ना रेन आजकल तो एक्सेस रेन है, इंटेंसिटी भी ज्यादा हो रही है। तो जब रेन जब गिरती है तो उसको उसकी जो कैलकुलेशंस भी हम किए हैं, तो अगर हम रेन रूफ वाटर से भी हार्वेस्ट करें और हम लोग जो तालाबों में भी उसको हार्वेस्ट करें, वेल्स में हार्वेस्ट करें, तो हमको काफी सफिशिएंट वाटर रहेगा। और हम गवर्नमेंट से चैलेंज भी करें कि हैदराबाद को आप घुटने पर टिका रहे हो, आप उसको घुटने पर ला रहे हो और बाहर से आप जो चुरा रहे हो पानी को,
बल्कि हैदराबाद की एक क्षमता है कि हाँ, हैदराबाद से पानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उतनी हमारे पास क्षमता है। जो कि पुराने से जमाने, ये जो रिजर्वायर्स की बात जो कर रही हूँ, वो 1921 के हैं और 1927 की, उस्मान सागर 1921 और हिमायत सागर 1927 की है। यानी 100 साल भर की रिजर्वायर्स है हमारे पास, नदी है। इन सभी इसको हम साफ करके, इंक्रोचमेंट निकाल के, इस पर केंद्र करके वी कैन एक्चुअली स्टार्ट एक्सपोर्टिंग वाटर। वैसा आप हमको घुटने पे लाके बोल रही हो कि हम वहां से चुरा के आपको पानी देंगे, आप वो पानी पियो। इट्स टोटली अनसाइंटिफिक एंड अनइकोनॉमिकल। यानी पैसों की खर्च ज्यादा है इसमें। जहां भी आप आर्बिट्ररी डिसीजन लेते हो ना, आर्बिट्ररी यानी किसी को पूछे पाछे बगैर, विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशंस, जब कोई भी डिसीजन वैसा होता है तो वो जनरली आर्बिट्ररी डिसीजन के पीछे जो नीयत होती है ना, वो नीयत ना बोनाफाइड नहीं रहती, वो मालाफाइड रहती है। और उसमें अंदर करप्शन भी होता है, उसमें कैपिटलिज्म भी होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म। और ये सब की जो कुदरत की ओर से जो सच्चाई बाहर जो निकली ना, अब भी जो हफ्ते भर के पहले की बात है, वही कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की जो मेडिगड्डा बैरेज है, उसकी ब्लॉक 7 में पिलर सिंक भी हो चुकी है। जरा सोचिए, 4 साल हुए सिर्फ बनाए, और ये 100 साल 4 पुराने हमारे रिजर्वायर्स कहाँ, और वो 4 साल की वो जो मेडिगड्डा बैरेज जो ऑलरेडी सिंक भी हो चुकी है कहाँ। ये दोनों की कंपैरिजन देखिए आप। बिल्कुल यही बात मैं आपसे पूछने ही वाला था। हालांकि कुछ बातें हम लोग की इस बारे में हो चुकी कि किस तरह से जो पूरी हुकूमत है, पूरा जो गवर्नेंस है, वो वाटर बॉडीज को लेकर कितना लापरवाह है और कितनी लॉजिकल किस्म की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ये आपने हमको बताया। लेकिन खासतौर पर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कीजिए या कुओं के रेस्टोरेशन की बात कीजिए, या जो हम लोगों का ट्रेडिशनल जो वाटर बॉडीज कंजर्वेशन का एक पूरा तरीका विजडम रहा है, उसमें आपने आरटीआई वगैरह को लेकर भी काफी कोशिशें की हैं, तो उसका क्या रद्द अमल रहा? हाँ, आरटीआई का देखिए, दो चीज है यहाँ पर। आरटीआई अभी फिलहाल भी हमारे पास आरटीआई का एक जो ऑफिस है, ब्रिक्स और वॉल्स की, वही है। उसमें चीफ कमिश्नर नहीं है, उसमें कमिश्नर्स भी नहीं है। ओके। और पिछले बार जब कमिश्नर्स भी, वो भी कोर्ट बोलने पर, हमारे यहाँ क्या है मालूम, गवर्नमेंट को कोर्ट चलाना पड़ता है। कोर्ट ने बोलना चाहिए कि हाँ, आप ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को लगाइए, वहां पर क्यों नहीं है। तो हम दिल्ली डैली करेंगे, उसको खींच काट करके बाद में बहुत सारे डांट गिरने पर लगाएंगे। अभी भी हमारे तेलंगाना में एज ऑन डेट ह्यूमन राइट्स कमीशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर जजेस को अपॉइंट नहीं किया गया है। और लोकायुक्ता भी बराबर बहुत साल काम नहीं कर रहा था। अभी कुछ लोकायुक्ता को वहां पर बिठाया गया है, जिसको मैं ओपन ऑन रिकॉर्ड डमी लोकायुक्ता बोल सकती हूँ, उसके मेरे पास सबूत है। और वैसे ही आरटीआई की भी जो कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है, और कोई एडिशनल कमिश्नर्स भी नहीं है। हमारे पूरे जो आरटीआई के अपील्स है, हजारों के अपील्स वहां पर पड़े हुए हैं। और मेरा जो अहम क्यों था मालूम, मेरे को आरटीआई की रिप्लाई आना, क्योंकि ये जो नारसिंगी नाम की जो एक बहुत बड़ी एक पॉश लोकेलिटी है, अभी जो बहुत उभर रहा है वेस्ट ऑफ द सिटी में, ओआरआर के करीब है, वहां पर पुपलगोड़ा विलेज है। पुपलगोड़ा विलेज वो सब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। वहां पर सर्वे नंबर 285 में, 286 में, और नरसिंगी की जो तालाबें हैं, उन सभी के ऊपर मेरा केस गिरा था, क्योंकि मेकसानी कुंटा, मामसानी कुंटा, नारसिंगी तालाब और जो बलकापुर की जो चैनल है, इन सभी को फिनिक्स कंस्ट्रक्शंस नाम की एक बहुत मशहूर कंस्ट्रक्शन ग्रुप, उसमें अंदर पूरी लेवल करके कंस्ट्रक्शन किए थे। क्योंकि लेवलिंग के टाइम पे मैं वहां गई थी, इनकी एनवायरमेंट क्लियरेंस की ऑफिशियल डाटा मैं ली और पूरे एनजीटी को मैंने सबमिट कर दिए। और उस टाइम पे काफी इंजीनियर से कंसल्ट करके मैंने आरटीएस डाले थे, क्योंकि वो आरटीए की अगर जवाब मिल गई तो पूरी इनकी केस सत्यानाश, जिस तरीके से इन्होंने हमारे तालाबों को लेवल किए, वो आरटीए की रिप्लाई इनकी केस को लेवल कर देती थी, और इनको सलाखों के पीछे होते थे लोग, और तालाबें हम आवाम को मिल जाती थी। लेकिन क्योंकि ये नहीं होना चाहते थे, हम सरकार को हमेशा ये, हम हमेशा, हमको ये रुख देखने को मिलता है कि जहां कहीं भी कोई भी रूल का जब उल्लंघन होता है, तब हमेशा सरकार हमको उल्लंघन करने वालों की तरफ दिखते हैं।
ये बहुत सैड है, ये बहुत ही आई मीन बहुत अफसोस की बात है, मालूम, बहुत दर्द की बात है। हमेशा हमेशा मैं कह सकती हूँ आपको कि वो 99% वो हमेशा जो वायलेट करते हैं, जो रूल को तोड़ते हैं, वो तोड़ने वालों की तरफ दिखते हैं। यहाँ पे भी मेरे केसेस में वो लोग सब ना तालाब को बचा पाए, बल्कि वो लोग, मैं जो सबूत दी, जो मैं आरटीआई पूछी, अगर आप उतने बिंदास थे मेरी आरटी की अब जवाब देना था, जवाब दे के आप केस जीतना था, आप आरटी की जवाब नहीं दिया। और उनको ये भी मालूम है कि आरटी की कमिश्नर ही नहीं है भाई, तो हियरिंग कहाँ से होंगी मेरी, ये भी एक और एक सवाल था। तो इस तरीके से देखिए वो आरटीए कमीशन को वो जिंदा नहीं रखते, क्योंकि हम जैसे लोग आरटीए डालते हैं तो हमारी आरटीओ को जवाब नहीं आता तो हम अपील भी जा नहीं सकते कि अपील में वहां बैठा भी कोई नहीं है हमारे अपील को देके जवाब देके, ताकि मैं जल्द से जल्द हमारे तालाबों को ये इंक्रोचमेंट से पोल्यूशन से छुट्टी ले लूं। तो इस तरीके से वो लोग हावी रहते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी, और यहाँ पर ऐसा नेटवर्क ऐसा जम जाता है कि हम जैसे एक्टिविस्ट को समाचार ही नहीं मिलता है और हम केस हारते हैं। लेकिन केस चाहे वो लोग जज के मैं तो यहाँ पर जुडिशरी को भी कल्पेबल मानती हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो एक खास जिम्मेदारी डाली थी कि आप एविडेंसेस एक्ट के तहत भी आपको लागू नहीं होता। आप एविडेंसेस को, जो आपको सामने प्राइमरी एविडेंस पेश किया जा रहा है, उनमें से आप पूरी लॉजिक यूज करके आप नेचुरल रिसोर्सेस को रिस्टोर करना चाहिए। ये हुक्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे। लेकिन अफसोस की बात की ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यहाँ पर उनकी भी ड्यूटी उन्होंने नहीं किए, गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं किए, इंफॉर्मेशन कमीशन इंस्टीट्यूशंस वहां पर नहीं थे। इन सभी की तालमेल में क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ? अवाम की जो कॉमन रिसोर्सेस है उन चीजों का नुकसान हुआ, और क्रोनी कैपिटलिज्म की बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, वो आगे बढ़। आपने डॉक्टर लुबना आपने हमको बताया कि आरटीआई के जरिए भी और दूसरे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के जरिए भी आप किन किन सवालों को उठा रही हैं, लेकिन कुछ और अगर आप हमको बताना चाहती हैं कि क्या क्या केसेस आपने अदालतों में, ट्रिब्यूनल्स में आपने दायर किए, और जाहिर है कि बहुत से को तो जवाब नहीं मिले, क्योंकि आप बता रही हैं कि वहाँ तो सिर्फ एक बिल्डिंग, एक ढांचा, लोग हैं ही नहीं जो उनका जवाब दे सकें, जैसे कि आरटीआई के ऑफिस में एपेलेट अथॉरिटी नहीं है। तो लेकिन हमको बताइए कि कौन कौन से केसेस आपने अदालतों में, ट्रिब्यूनल्स में दायर किए और उनके क्या जवाब दिए? हाँ जरूर से, ये जो है खास तौर से देखिए, ओल्ड सिटी में जो बंडलागुड़ा तालाब है उसके अंदर एक बहुत बड़ी हाई राइज आ चुकी है। और हाई राइज जब सिर्फ पूरी 11 स्टोरीज की नई बनी थी, जब सिर्फ बुनियादी स्टोर पे थी, उसी टाइम पे हम गए, तालाब के अंदर भी उतरे, पूरी बुनियादी के जो ये लोग जिस तरीके से इंक्रोच कर रहे हैं पूरी हम जाके लोकायुक्ता में सबमिट करें। अब मैं आपको ना एक थोड़ी चंद वेरी ब्रीफली मैं आपको वॉक थ्रू करती हूँ कि ये जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, लोकायुक्ता, ह्यूमन राइट्स कमीशन और ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट, ये चारों में कैसे इतने सारे वाटर बॉडीज के केसेस पड़े हुए हैं। पहले मैं लोकायुक्ता पे ले चलती हूँ आपको। ये जो बंडलागुड़ा तालाब है, और कई तालाबों पे हम डाले हैं, रामंतपुर चेरू का भी डाले हैं हम लोग। तो बंडलागुड़ा तालाब की खासियत में क्यों यहाँ पर लाना चाहती हूँ मालूम? आज भी आप ट्विटर पे देखिए, जो अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशनल बहुत बड़ी इमारत, वो लफ्ज इमारत यूज कर रहे हैं, वो आप ट्विटर में आज भी जो चल रही है, हम इमारत बंदे हैं एजुकेशन के लिए, मुफ्त की एजुकेशन के लिए, जो जो इमारत की बात कर रहे हैं ना, पीछे आप देखिए वो वीडियो में पीछे तालाब है, उसको लग के तालाब है, वो बंडलागुड़ा तालाब है। और उस तालाब की जो डिसीजंस ऑफिशियल्स भी सबमिट करे हाई कोर्ट को, वो लिखे कि वो पूरी चीज तालाब है, और ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं ना, वो बराबर तालाब के अंदर है इनकी इमारत। और मेरी जो केस में लोकायुक्ता मुझे और
जीएचएमसी की कमिश्नर आईएएस ऑफिसर जो लोकेश जी थे, और सारी पुलिस और सारे के सारे इरिगेशन ऑफिशियल्स, लगभग 20-30 ऑफिसर्स थे। मैं और मेरी कलीग जसवीन भी थी हमारे साथ। हम लोग सबको ज्वाइंट करो बोले लोकायुक्ता जी ने। जब लोकायुक्ता जी ये बोले और हम लोग गए वहां पर, तो लोकेश कुमार जी आईएएस ऑफिसर कमिश्नर जीएचएमसी वहां खड़े खड़े बोले, ये इमारत की कोई परमिशन नहीं है जीएचएमसी की, और लिख के दिया उन्होंने मेरी केस में। फिर भी लोकायुक्ता खामोश है 2 साल से, और 2 साल से केस को पेंडिंग रख दिया। और जब भी मैं जाती हूँ तो बताते हैं कि ये केस की, इसको लोकायुक्ता बाजुक रख दी मैडम, रिजर्व फॉर ऑर्डर है और आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है। और रिजर्व फॉर ऑर्डर हो गया, और पूरी महाराष्ट्र में जब इनकी इलेक्शन चल रही थी, और यहाँ आज जो तेलंगाना में चल रही है, बार बार पूरी ट्विटर में बता रहे हैं कि हमारी इमारत देखो, हमारी इमारत ये है। और आपको मालूम है इरिगेशन ऑफिसर्स ने क्या कर दिए, इनकी पूरी बिल्डिंग को एमएम कॉलोनी बोल के जो नाम लगा दिए, रोड डाल दिए अंदर से, टुकड़े किए तालाब का, और इनकी जो कंस्ट्रक्शन इलीगल जो छोड़ के इरिगेशन ऑफिसर्स ने फेंस कर दिया, और बोले कि अब वहां से तालाब है। भाई और थोड़ी दूर जाइए, बोलिए कि और तालाब छोड़ो कर दो। भाई कल जाके अब कल के आवाम को वो तालाब नहीं रहेंगी, सिर्फ सिर्फ फ्लड रहेंगी। ये हालत है लोकायुक्ता का। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ आते हैं। नाचारम जो, ये तो ओल्ड सिटी की तालाब है, और ये जीएचएमसी की ईस्ट में आती है, ईस्ट या नॉर्थ में आती है। नॉर्थ ऑफ जीएचएमसी की जो तालाब है, ये मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जीएचएमसी के अंदर में ही। वहां पर इतनी परेशान है आवाम, क्योंकि उस नाचारम पेद्दा चरुవు और उसको जो कनेक्टेड जो तालाबे हैं, वहां पर आईडीए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया भी है, उसमें पूरी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी आ रही है, उसमें सुएज पूरी आ रही है कैचमेंट एरिया से, और वहां की जो जमीन के अंदर की जो एक्विफर्स है वो पूरे खराब हो चुके। बोरिंग जब डालते हैं तो काला पानी निकल रहा, और वो तालाब के अंदर पूरी वहां पर आपको फ्रॉड दिख रहा है। ये क्या, सिटी के बीचों बीचों की बात कर रही हूं मैं, जो जीएचएमसी एरिया है। तो उस हालात को हम बहुत परेशान थे। सीधे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को डाले, तो वो लोग ट्रांसफर करे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सामने 2-2 घंटे उनकी पूरी टीम बटालियन थी, और हम 2-3 घंटे खड़ के हम पूरी आर्ग्यूमेंट चलाए। तो जज इंप्रेस हुए, और खुद जज आ गए तालाब पे, जो जुडिशियल मेंबर है ह्यूमन राइट्स कमीशन के, खुद उन्होंने आ गए तालाब पे। पूरी हियरिंग तालाब के अंदर हुई। मैं क्या बोल रही हूँ, तालाब के अंदर हुई। क्यों? तालाब के अंदर भी ये लोगों ने रोड डाल दिए थे, हम उस रोड के खिलाफ भी हम डाले थे पिटिशन। तो तालाब के अंदर की जो रोड डाले, वो रोड के ऊपर ही बैठ के पूरी कॉर्पोरेटर्स आ गए, सब पूरी पुलिस, पूरी सब आवाम थी, हियरिंग हुई, पूरी टूर कराए, हम बताया कि ये देखिए ये हालत है, इतनी गंदी हालत है। और उस रोड के ऊपर जो बराबर जीएचएमसी की फेंसिंग के अंदर थी रोड, सबूत बताए हम कि एफटीएल एरिया है, तालाब की एरिया है। और उसके अलावा उस रोड के ऊपर हम कार्स जा रहे, ऑटोस जा रहे, ये पूरे हम तस्वीरें बताए उन लोगों को। और इनकी खुद की कारें वही रोड पे होता है, जज साहब की कार भी तो वही रोड पे से आए। तो ये पूरा हम उनको बताए, पोल्यूशन कितनी गंदगी है वहां पर, और पोल्यूशन को क्या क्या जा सकता, हमको एक्सपर्ट रिपोर्ट दो बोले जज साहब। ये पूरी सर्वे होने के बाद हम पूरी रिपोर्ट दिए, सबको कंसल्ट करते हुए हम रिपोर्ट दिए वहां पर। ये ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज क्या है ये पूरी दिए, कानून क्या बोल रही है, ऑल्टरनेटिव क्या किया जा सकता, सब कुछ हम बताए उन लोगों को। उसके बाद क्या होता है, रिजर्व फॉर ऑर्डर हो जाता है, और वो तालाब के अंदर जो रोड है, रोड को रेलिंग बना दी, यानी क्या, तालाब के अंदर अड़ गए हम। अब नई एक डाल दिया और बोल देते कि वो बाउंड्री है। और तालाब की ना पोल्यूशन कम हुई, वो एक भयानक हालत में उसकी स्मेल आती है, भयानक में पूरी फ्रॉत, वो जिसका व्हाइट व्हाइट पूरी फ्रॉत आती है, वो जमी हुई है। वहां के लोगों के लिए आप वॉकिंग ट्रैक बोलते हो, पार्क बोलते हो, तालाब के अंदर सब बनाते हो, और तालाब के अंदर की पोल्यूशन नहीं निकालते हो, आप तो उनकी सेहत को और बिगाड़ रहे हो। ये हालात है इन लोगों की कि एवरीथिंग इज गोइंग लाइक दैट। ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिजर्व फॉर ऑर्डर हो गया। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये हालात होती है कि हुसैन सागर की हमारी जो 2015 में, जब हुसैन सागर को यही तेलंगाना सरकार, केसीआर की गवर्नमेंट ऐलान कर दिए कि हम हुसैन सागर को खाली कर रहे हैं, हम घबरा गए। ये खाली होगा तो ये जमीन हो जाएगा, इसमें कोई पानी नहीं आएगा, ये डर थी हमारी।
तो हम भागे सीधा, लिखे हम बार बार सरकार को, सरकार जवाब नहीं दी तो हम भागे ग्रीन ट्रिब्यूनल को। हमारे जो कलीग्स थे बहुत मिली हमसे, हमारे जो कलीग है चक्री है, और जिनका इंतकाल हो गया हाल ही में, कैप्टन रामाराव है, उमीम देबारा जी है जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया, डॉक्टर मंडल है जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया, और जसवीन है और चक्री है, ये लोगों की बहुत बहुत सपोर्ट थी मेरे को हमेशा। और खास करके यहाँ पर नाम मैं चक्री का लेना चाहती हूँ, बहुत डिजिटल मदद और लॉजिस्टिक मदद बहुत की है, बहुत नॉलेज की जो सपोर्ट देते हैं। तो ये जो पूरी सपोर्ट लेके हम वहां गए, तो 7 साल तक ये लोग क्या करे, केस चली रही है, पूरी जॉइंट कमेटी भी मैनेज हो जा रही है, ये लोग क्या करे। 2017 में जब ये लोग गिराए, पूरी सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स को गिराए, तो लगभग 2 मिलियन टन की जो मेट्रिक टन की जो उनकी गिराए, जो सेक्रेटेरिएट गिराए, उसकी जो डेबरी निकलती है, उस डेबरी को मालूम है आपको कहाँ डाले ये लोगों ने? हुसैन सागर के अंदर उसको डाल दिए। यस, पूरी डबरी को, ये पूरी मैंने जाके सबमिट कर दिया, डिजिटल प्रूफ बताया मैंने कैसा अंदर तालाब के अंदर पूरी डंप हटी है, ये पूरी डिजिटल प्रूफ मैंने अब मेरी पिटीशन में दिए। तो जॉइंट कमेटी ने एक सवाल नहीं किए, और ये लोग सिर्फ बोल देते कि नहीं हमने डाले, ये प्रूफ नहीं बताए कि हमने हाँ डेबरी इसमें नहीं डाले, तो डेबरी कहाँ डाले? ये लाखों की जो मेट्रिक टन की है, जो थी 3,000 4,000 लॉरियों की जो डेबरी थी, कहाँ है आपकी लॉरी? कहाँ गई? आप हवाई जहाज में लेके गए क्या? क्या करे? कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ है टेंडर? एक प्रूफ नहीं। उनकी प्रूफ ना देने की सबूत थी कि वो हुसैन सागर में थी। इतनी दर्द भरी कहानी है। और हम पिटीशन डाल रहे हुसैन सागर की पोल्यूशन रोकने, और आप उसमें ये डाल रहे हो। अंत नहीं है भाई इन लोगों की, जो मैं कहानी सुन, ऊपर से क्या करते हैं, मैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज को ये लोग बायो रेमेडिएफिकेशन हुसैन सागर के लिए मेरे ही केस में सबमिट हुआ है। मैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो ग्लोबल टेंडर बुला के, और जब आप पूरी इंटरनेट रिसर्च करके जब आप देखते हो मैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज, उसकी एक छोटी वेबसाइट मिलती है जो कनाडा में बैठी हुई है, और उसकी लोकल एड्रेस है वो बहादुरपुरा ओल्ड सिटी में है। और जब आप बैकग्राउंड निकालते हो तो वो कनाडा की साइट वो रियल एस्टेट में है, काम करती है। और उनकी जो आप यहाँ पर जो देखे तो बहादुरपुरा में एड्रेस है, वहां पर जाके देखे तो वहां चप्पल की दुकान है, और उसकी जो डायरेक्टर्स की नाम आप वेबसाइट में निकालते हो, तो वो सिर्फ इस मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के लिए उनको वो एक नाम के कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लोग वो कंपनी खड़ा करते हैं, और उनकी बायो तालाबों को क्लीन करने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये घोटाला भाई, केस चल रही है और ये घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं लोग, और उसके ऊपर ना ट्रिब्यूनल बात करती है ना जॉइंट कमेटी बात करती है, और आप लोग मेरी केस को डिस्पोज कर देते हो और बोलते हो कि ये कमेटी बैठा रहे हैं, आगे से ये कमेटी कर रहे हैं। हम ट्रिब्यूनल को क्या कमेटी के लिए गए, या लेक की सफाई के लिए हम गए? कहाँ जाए हम जैसे लोग? तो ये रही ट्रिब्यूनल की हालात। और ये जो मामसा निकुंठा और इसमें जो फिनिक्स जैसी बड़ी बैठ चुकी है, उसके खिलाफ भी हम जो डाले उसको भी ये लोग बोले कि इनके पास बराबर सबूत नहीं है, लुबना के पास सबूत नहीं है। हम पूरी सबूत आपको दे रहे हैं, और आगे सबूत के लिए हम आरटीए डाल रहे हैं, तो आप आरटीए के लिए सवाल नहीं कर सकते हो। ये ट्रिब्यूनल की हालात ये है। तो हाईकोर्ट की तरफ आएंगे अब। हाईकोर्ट में मेरे 7 से 8 केसेस आज भी लाइव पेंडिंग है। उसमें सबसे हर केस अहमियत अहमियत अहमियत, सबसे अहमियत फर्स्ट नंबर टॉप पे हुसैन सागर में, बीचों बीच सिटी के बीचों बीच खैरताबाद में 10 एकड़ तालाब के अंदर बीटी रोड डाल के प्लॉटिंग हो जी, पूरी कलर के साथ पूरी चीज डाल के, एमिकस क्यूरी जो हाईकोर्ट से उनको भी समझाए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई जजमेंट नहीं होती। और यही बंडलगुड़ा के पास जो पल्ले चेरुओ है, उसमें कोहिनूर कंस्ट्रक्शन से आ जाते हैं तालाब के अंदर। सॉरी, एमआरओ भी बोल रहे कि हाँ ये सही नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से आज तक उसकी डिसीजन नहीं आती है। एमिकस क्यूरी क्या कर रहे हैं? सीधे आसिफ नगर जो कि मिड सिटी में है, उसमें देवनी कुंटा है, अरे उसको जन्नत समझ के हमने उसको अच्छा रखना था, क्योंकि बीचों बीच सिटी की तालाबें हैं, लेकिन उसमें प्लॉटिंग हो जाता है। और आधी आधी रात को हमको फोन आते हैं कि मैडम व्हाट इज दिस मैडम। मैं बोले आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग, आप हमको क्यों कॉल कर रहे हो? प्राइड होम से कॉल आ जाता है कि आप मैडम आप केस क्यों डाले हो? तो ये सब क्या है मालूम, हाईकोर्ट की जो, जब हाईकोर्ट पे हम आरटीआई डाले,
कि भाई हाईकोर्ट हमको बताइए कि ये पूरी तालाबों के ऊपर हम जो है ना, हमारे तालाबें या तो गंदी है या तो पूरी एंक्रोच्ड है। हमको अच्छी पानी होना, पूरी इंक्रोचमेंट निकलना होना, आवाम को पूरी पशु पक्षियां जो है वो सब आ जाना, हमारी जन्नत बनाना है। हमको हमारे तालाबों के ऊपर जो आपके पास पेंडिंग है हाईकोर्ट, हमको आरटीए में दियो कि कब फाइल हुआ, कितना पेंडिंग है, क्या स्टेटस है। हमको आरटीए में हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है हमको बुला लिए उन्होंने, और ऑफिस में हियरिंग हुई हमारी। तो हम अपील पे, फर्स्ट अपील पे गए थे, तो बुलाए उन्होंने, बुला के बोले कि हमारे पास रिटर्न रिप्लाई दिए, हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है, हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है। डिजिटलाइजेशन पे डिजिटल इंडिया की हुकूमत चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और यहाँ पर डिजिटल की इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, जो कि बहुत आईटी मिनिस्ट्री की तो बहुत 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 चलता रहता है कि हम लोग ये कर रहे, सब वाईफाई कर रहे हैं बोल के। और हमको हाई कोर्ट बोल रही है कि हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है और उतनी कैपेसिटी नहीं है। भाई आप ये बोल ही नहीं सकते हमको, क्योंकि आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे केसेस चल रहे हैं, मतलब आप डिजिटलाइज हो, आप ये नहीं बोल सकते। हमको वो बोल दिया जाता है। तो ये क्या है मालूम, हर तरीके, हर तरफ से हमको इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट की, जब गवर्नमेंट कानून तोड़ती है तो हम इंस्टीट्यूशंस की जो मदद लेना चाहते हैं, चाहे वो लोकायुक्त, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, और वो जो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन हो, या ट्रिब्यूनल्स हो, ये पूरे इंस्टीट्यूशंस भी कानून की तरफ नहीं दिख रहे हैं, और इस तरह अल्टीमेटली से, हाँ, इस तरह से इसीलिए शायद आप ये बात बार बार कहती हैं कि हुकूमत जो है वो अदालतों में झूठ बोलती है, और यस, अदालतें भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। यस, कल्पेबल है बोल के मैं इसीलिए बोल सक रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी क्लोज इनसे इंटरेक्शन हो रही है। ये नहीं कि हम कहीं बैठे हुए हैं कर रहे, इनसे एकदम क्लोज मुठभेड़ हो रहा है मेरा। अब देखिए, अब चार चार इंस्टीट्यूशंस, पांच पांच इंस्टीट्यूशंस के बारे में अभी आपको बताई, गवर्नमेंट के अलावा। तो इन लोगों के पास जो मेरा मुठभेड़ हुआ, और गवर्नमेंट से जब हम मुठभेड़ करते हैं तो उनके पास से तो हमारी सौ की रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, और हमारी जो भी रिप्रेजेंटेशन जाती है वो पब्लिक डोमेन में रहता, हमारा पूरा काम पब्लिक डोमेन में है। और हम जब इनको सौ के रिप्रेजेंटेशंस डाले हैं हम ये सरकार पे, हमारे फ्रेंड जसमीन तो बोलते हैं कि लुबना तुम्हारी तो लव लेटर्स चल रहे हैं गवर्नमेंट को, वो इतनी मेरी जो लेटर्स जाती हैं कि हम तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ही बात करेंगे ना भाई। हम तो बोलेंगे डियर ऑफिसर, डियर वो, बे पीस बी अपॉन यू, नमस्कार, ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम का हम तो यही लैंग्वेज यूज करेंगे ना। तो वो इसलिए वो कुछ ऐसा लाइटर टोन में बोलती थी, क्योंकि वो हमारा परेशानी देखती थी वो। तो उसमें वो लोग कभी कभी, यहाँ भी मैं एक भेद करना चाहती हूँ, 2015 से पहले, 14 से पहले, हमको कभी ना कभी तो भी हमको जवाब आता था, हमको जवाब आता था कि यस वी हैव टेकन दिस इज वेयर, ओके यू कम फॉर इंस्पेक्शन हियर। ये जो ना थोड़ा तो भी रैपो, जो सिविल सोसाइटी की जो इज्जत, उन लोग के इश्यूज की इज्जत, वो हमको मिलती थी। आज के दिन भी मेरे पास उनकी ईमेल्स मौजूद है, जो सिर्फ और सिर्फ 2014-15 से पहले आए हमको। उसके बाद से वो लोग ऑफिसर्स एक ड्यूटी बाउंड रहना भूल चुके क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दे एक्चुअली टोल्ड मी दैट दे आर गोइंग टू बी द गवर्नमेंट बाउंड। इसीलिए हम उनको बार बार, हम मैंने चिट्ठियों में भी लिखती हूँ मैं, अभी परसों भी मैं, एस्टरडे भी मैं ट्विटर पे डाली, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पूरे लेक्स के 200 लेक्स के जो मालिक है, उनको भी मैं लिखी, मैं वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क विदाउट फियर एंड फेवरेबल। क्यों हम लिखना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी से आप अलग हो रहे हो जिस चीज के लिए। और आप कहाँ से, आपको गवर्नमेंट ने, उनको ये भी आर्गुमेंट करें, मैं आपको जो सैलरी आ रहा है वो आपको सरकार नहीं दे रही है, हम दे रहे हैं, हमारी टैक्सेस से आपको सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही है आपको। ये भी समझाती मैं ऑफिसर्स को, ये बात चल रही है भाई। आखिर में हमको बताइए डॉक्टर रुबना के, भाई लोगों का क्या है, लोग ही कहिए स्ट्रेंथ है पूरी डेमोक्रेसी में, तो लोग ही अगर कंसर्न नहीं होंगे ये सब, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, हमारा इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का इशू हो, लोग इतने सेल्फ कंटेन्ड हैं और सेल्फ सेंट्रिक हैं। पानी की बोतल अगर मिल गई तो पानी उनको मिल गया, बजाय ये सोचने आपकी तरह कि भाई वो हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वायर है, हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशनल वाटर का एक जो एक रिचनेस है, उसके साथ जो ये बेहुरमती हो रही है।
तो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, ये बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसी नई हुकूमत होगी जो इसमें सचमुच कुछ फेवरेबल काम करेगी, जिससे हम अपनी इस खोई हुई इस विरासत को वापस पा सकेंगे। तो आपके सवाल में उसको टू पार्ट्स है आपके सवाल में। एक पार्ट में तो आप आवाम के बारे में बोले, और दूसरे में जो भी अब इलेक्शंस तो नवंबर 30 को हमारे पास इलेक्शंस है तेलंगाना में। तो उसमें क्या नया गवर्नमेंट जो भी आया, वो कौन गवर्नमेंट रहता, वो आवाम जिसको चुनेंगी वो गवर्नमेंट बनेगी। तो इस दो पार्ट है आपके सवाल में। तो पहली बात तो क्या है मालूम, हमेशा जब कोई भी अवाम ही नहीं, अवाम और मीडिया दोनों है बहुत अहम चीज डेमोक्रेसी के। और जब भी कोई अवाम पे कुछ डालते हैं ना कि अवाम बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो गई है, अवाम बहुत जिम्मेदारी लेना चाहिए ना, मैं हमेशा उसके उस स्टेटमेंट के खिलाफ बात करती हूँ और मैं अवाम की तरफ खड़ी हो जाती हूँ, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट है ही कि अवाम में हम हर जगह ब्लैक शिप होते हैं भाई। तो अवाम में जब गलती होती है तो उस गलती को रोकने के लिए ही तो गवर्नमेंट है, पुलिस है, उसी के लिए तो है। वरना आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ एक डेस्क के पास बैठने के लिए नहीं हो ना गवर्नमेंट। आप हो ही सिर्फ, हर अवाम अपनी अपनी तंगी में है। वो इन्फ्लेशन की तंगी में है, वो खुद करप्शन की तंगी में है, करप्शन फेस कर रहे हो। किससे फेस कर रहे हो? आप ही गवर्नमेंट से फेस कर रहे हो वो लोग करप्शन। और महंगाई है ये, और पोल्यूशन है। इन इन चीजों में उनके पास ना पढ़ाई की सही व्यवस्था है, ना हेल्थ की, सेहत की सही व्यवस्था है उनके पास। और पोल्यूशन है हर जगह उनके लिए। और इन हालतों में और ऊपर से टेक्नोलॉजी जो हेल्थ पे इन्वेजन कर रहा है, टेक्नोलॉजी इज नॉट कोऑपरेटिंग विद हेल्थ ना, टेक्नोलॉजी की वजह से हेल्थ की भी काफी मसले आ रहे हैं। तो ऐसी हालतों में अवाम क्या करे बे? अवाम और क्या करना चाहिए? अवाम ने मेहनत कर रहे हैं, वो आपके पास से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। वो अपनी मेहनत से अपनी फैमिली की देखभाल करना चाह रहे हैं। वो चाहे वो कचरा उठाने वाला अपना भाई क्यों ना हो, वो भी कचरा उठाते हुए अपने बीवी बच्चों को पालना चाह रहा है। वो आपके पास दर, गवर्नमेंट की दर के पास आके मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं गरीब हूं, मुझे सब कुछ दे दो, नहीं बोल रहा है। वो खुद मेहनत कर रहा है कचरा उठा के। ऐसी हालतों में मैं कभी जिम्मेदारी अवाम पे नहीं डाल सकती हूँ। ले सकती हूँ अवाम की जिम्मेदारी जब सरकार अपनी जिम्मेदारी ले तो। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक छोटा मिसाल बताती हूँ मैं, ये आपने बोला कि आखिरी सवाल है, बल्कि एक छोटा मिसाल देने की एक मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि वो पूरा जुड़ा हुआ है। 2016 में जीएचएमसी की इलेक्शंस जब हुई थी, तो इलेक्शंस के टाइम पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो इम्प्लीमेंट करते हुए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तालाबों से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूरे चैनल्स में, नालाओं में और तालाबों में पूरी कचरा वहीं पर मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो रूल है कि आप दरवाजे से कलेक्ट होना चाहिए और सेग्रीगेट होना चाहिए और पूरी एकदम नीट रखना चाहिए। ये रूल आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 10 साल हो गए इनके आके। 2016 में क्या करे, पूरी सबको इलेक्शंस के पहले, जीएचएमसी इलेक्शंस है तो एक महीना पहले क्या करे, सबको 2-2 बिन्स दे दिए। बहुत बड़ा स्कैम है वो, ना टेंडर ना कुछ, सबको बिन्स दे दिए इलेक्शंस के पहले और पूरी सरकारी खर्चे पे। और कोई कोई वो बिन नहीं यूज कर रहा। और जब हम जैसे आवाम अलग अलग करके दे रहे कचरे वाले को, कचरे वाले भाई बोले मैडम आप देने से क्या फायदा, सब कुछ मिलके ही वहां पर कचरा हो रहा है, कोई अलग नहीं हो रहा है। ये हालात है हमारी। और वन मोर थिंग, जीएचएमसी 2016 में भी इलेक्शंस हुए और 2020 में भी हुए। और दोनों टाइम पे ये सरकार की रूल है कि हर वार्ड में वार्ड कमेटी बनना चाहिए। आज तक 2016 में, 2020 में, आज तक एक वार्ड की, पूरे 150 वार्ड है हमारे पास जीएचएमसी में, आज तक एक कमेटी की वार्ड वार्ड कमेटी नहीं बनी। वार्ड कमेटी बनती तो उसमें पूरे उस वार्ड में क्या तालाब है, क्या नाला है, कहाँ कचरा है, कहाँ झाड़ टूट रहा है, कहाँ सुएज बह रहा है, कहाँ पोल्यूशन हो रहा, कहाँ करप्शन हो रहा, एकदम पकड़ में आता पूरा। क्योंकि कमेटी में पूरी आवाम ही तो बैठती है। इतनी अच्छी चीज है ये कमेटी की बात, लेकिन आज तक एक कमेटी नहीं बैठी। हम कमेटी बनाओ पूछते गए, तो आपको मालूम है केटीआर मिनिस्टर क्या बनाए? उन्होंने वार्ड ऑफिस बनाए। कमिटी में इंसान होते हैं,
जिनके पास मुद्दे होते हैं। ऑफिस में एक डेस्क होता है, एक कंप्यूटर होता है। ये फर्क हमको मालूम, उनको भी मालूम, लेकिन उन्होंने कमिटी नहीं बनाई, उन्होंने ऑफिस बनाई। इतना धोखा चलता है हमारे पास। तो इसीलिए जब आप अवाम के को ठहराते हो वहां पर, तो मैं अवाम के ऊपर गलती नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी की है, तो मैं ले सकती हूँ। और दूसरी बात जो है नए गवर्नमेंट की, नए गवर्नमेंट की कल भी मैं ये सुनी, नए गवर्नमेंट की पहली बात क्या है, मैनिफेस्टो वगैरह में बहुत झलकता है गवर्नमेंट आगे का क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पर दो चीज मैं थोड़ा, जो क्योंकि कल परसों में मेरे नजर में आए, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको। फॉर इंस्टेंस, आप ओल्ड सिटी में जो हमेशा सदियों से जो आ रही है एमआईएम पार्टी है, एमआईएम पार्टी की हम लोगों ने कोई भी आज तक जीता जागता एक मैनिफेस्टो नहीं देखा। अवाम ना पूछती है शायद, वो लोग भी कभी मैनिफेस्टो नहीं लाए, उनकी मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं रहता है। मैनिफेस्टो के बगैर जी सकने की एक रिकॉर्ड भी अपने आप को एक खूबी बता ले सकते हैं। अवाम की क्या मुद्दे हैं वहां पर, पोल्यूशन की, करप्शन की, एजुकेशन की, हेल्थ की, गली गली में ओल्ड सिटी में आपको सुएज दिखता, वो दिखता, यूनानी इतनी बड़ी हॉस्पिटलों के पास, मस्जिदों के पास, टेम्पल्स के पास, हर जगह आपको कचरा दिखता है। ये कोई मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है। पिछले 20-30 सालों से वहां पर एक नया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नहीं खुला है। वुमेन पढ़ने के लिए नहीं जा सकते बाहर, बहुत दूर, पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, तो वहां पर वो लोग खुला, वो लोग अपनी पढ़ाई इंटर से रोक रहे हैं, 10 से रोक रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है ये पूरी? तो ये हिसाब से इनकी चलती रहती यहाँ पर। तो उनके परसों भी कुछ भी मैनिफेस्टो वैसा नहीं था, बस इमारतें इमारतें बात कर रहे हैं वो। ओके, और उसके बाद इमारतें जो कि तालाब के अंदर कब्जे में बैठे हुए, वो इमारत को अपने, ये देखो हमारी इमारत, ये देखो हमारी इमारत चल रहा है। अब नेक्स्ट आइए, ये जो मैं कांग्रेस की मैं सुनी, मैं रेवंत जी कोई बयान दे रहे थे, पार्ट ऑफ द कुछ मिनटों की सुनी मैं, वो अपनी मेगा मास्टर प्लान की बात कर रहे थे। ये अच्छी बात है कि वो बोल रहे थे कि मेगा मास्टर प्लान को हम अवाम में डालेंगे, उसकी स्टडी रिपोर्ट्स निकालेंगे, हमारे पास पूरी प्लान बनी हुई है। लेकिन वहां पर थोड़ा लैक्यूने, बहुत बड़ा लैक्यूने जो ये गवर्नमेंट भी कर रही है, वो क्या है मालूम? जीएचएमसी की परसों जो बजट पास हुई थी, ये बजट कैसा पास होना चाहिए, कानून के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हर वार्ड ने अपनी बजट बनानी चाहिए, और वो बजट ने जाके वहां पर पूरी बजट देखिए, वैसा नहीं हुआ। बड़ी बजट एक हुए से सबसे बोल दिए पास करो, पास हो गया डिक्टेटोरियल टाइप पे। तो रेवंत जी का भी जो बयान था, जिस मतलब वो कांग्रेस का ही होगा, तो रेवंत जी का भी जो बयान था, उसमें ये नहीं था कि हम मेगा मास्टर प्लान बनाने के लिए हम पहले राय लेंगे, उन रायों में से क्या निकल रहा हमको कमियां मालूम हो जाएंगी, ऐसा नहीं बोले। उन्होंने ये बोले कि हमारे पास मेगा मास्टर प्लान है, हम बराबर उसको अवाम के पास भेजेंगे और अवाम के पास उसकी हम कंसल्टेशन लेंगे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच सही नहीं है, वो संविधान से जो कि यही कांग्रेस के हयाम में जो संविधान की अमेंडमेंट होके जो पंचायत की जो निकली थी इलेक्शंस की वगैरह, तो वो अमेंड उसके हिसाब से भी लोकल गवर्नेंस की जो मुद्दा निकली थी, उसमें भी आप देखिए नीचे से आइडियाज निकलना चाहिए, क्योंकि नीचे से जब आइडियाज निकलते हैं तो उसमें कम पैसों में ज्यादा बेनिफिट और आवाम को एकदम टच होने वाली बेनिफिट ये निकलता है। तो ऐसा मैं ये भी जो हाल ही में देखी, वो लगा मुझे कि कंसल्टेशन करना सही है, लेकिन कंसल्टेशन प्री, जो प्लान बनाते हैं वो प्री कंसल्टेटिव भी होना चाहिए, और प्रो उसके बाद भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि नया गवर्नमेंट ने ये जो अहम चीज ये है कि आप संविधान में जो बहुत सारे गवर्नेंस के, लोकल गवर्नेंस की जो बहुत सारे अहम चीज, बारीकी चीज बताए हुए हैं, आप सिर्फ अगर संविधान पे और जो कानून बने हैं उन पे अगर आप उस पे भी गौर कर लेंगे, उसमें बहुत सारे पीपल्स पार्टिसिपेशन की जो बातें हैं, बहुत सारे। एक लास्ट एग्जांपल देती हूँ, वोल्टा एक्ट जो कि 2000 में बना था हमारे आंध्र प्रदेश में उस टाइम का, उसको तेलंगाना गवर्नमेंट भी रेटिफाई कर चुकी थी, कोर्ट भी बोला तेलंगाना गवर्नमेंट को। लेकिन वो वोल्टा एक्ट में क्या है, उसकी खूबी क्या है, 2000 में जो बनी थी, कि उसमें आप ये
ये जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट को 1/3 रखे, 1/3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रखे और 1/3 सिलेक्टेड ऑफिसर्स को रखे। इन तीनों को रखे वो वोल्टा अथॉरिटी बनी, स्टेट की, मंडल की और जो डिस्ट्रिक्ट की। वो आज तक पिछले पूरी दशक में तेलंगाना गवर्नमेंट को कोर्ट बोलने के बावजूद एक मीटिंग आज तक नहीं हुई। और जो आज इरिगेशन की और तालाबों की जो रूल्स चल रहे हैं, वो 1317 फसली की जो चल रहे हैं, जो 1347 और 1317 फसली की जो इरिगेशन और रेवेन्यू एक्ट्स आज भी चल रहे हैं, उसमें इतनी बारीकी से लिखी हुई है कि जब तालाब की बेड एक्सपोज होती है सीजनल चेंजेस के वजह से गर्मियों में, तब आप उस जमीन को, उस जो एक्सपोज होता है, रिवर बेड हो या टैंक बेड हो या तालाब की बेड हो, तो उस ड्राई हुई जमीन पे वीकर सेक्शंस को और दलित्स को और वुमेन को और डेस्टिट्यूट्स को, यानी जो गरीब है, उनको आप वो जमीन देंगे ताकि वो एक फसल उस पे उगा लेंगे। और मई 31 को, यानी मानसून आने के एक दिन पहले तक, वो लोग को अपनी हार्वेस्ट पूरी वहां से निकाल देना चाहिए और वहां से सब खाली हो जाता ताकि मानसून की रेल्स वहां आए। आपको मालूम, ये जो निजाम के जमाने की जो ये एक्ट है, इतनी मेटिकुलसली, इतनी बारीकी से, एक वेलफेयर एंगल से इतनी तालाब की बरकरार रखना, फिर आवाम को फायदा पहुंचना, ये सब इतनी बारीकी से जो है, वो एक्ट आज भी लागू है हमारे पास। उसको नेगेटिव तौर पे लेके क्या कर रहे हैं, ये इसको पट्टा बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाके ये लोग गलत, ऑफिसर्स पूरा बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बता रही है कि ये पट्टा लैंड है भाई, इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, इंक्रोचमेंट को हमको निकाल नहीं पा रहे हैं बोल के अपनी नाकामयाबी पेश कर रही है कोर्टों के सामने, कोर्ट्स में, अदालतों में। जबकि उसकी सच्चाई ये है कि एक्ट में खुला लिखा हुआ है कि ड्राई हुए तब आप गरीबों को दीजिए, वो लोग एक फसल पट्टा करेंगे तो निकाल दीजिए, क्योंकि मानसून आएगा तो तालाब में पानी होना और उनकी फसल भी खराब नहीं होना। ये बारीकी, ये इंसानियत से इस तरीके से जो कानून मौजूद है, उसको धज्जियां उड़ाई गई। और बरखरा जो 2000 के कानून में आए, अब पोस्ट निजाम जमाने की जो कानून, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और हर वो चीज जो वेलफेयर की एंगल है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। जबकि सरकार होती है और होती है सिर्फ वेलफेयर की एंगल से काम करने के लिए, ना कि कैपिटलिस्ट की वो बुनियादी और लार्सन एंड टब्रो, मेघा, यही चीजें आपको, हम अवतार ग्रुप, यही चीज नामे आपको सुनाई देते हैं कि ये सरकार के इर्द गिर्द में घूमते हैं। क्या पॉलिसी सिर्फ इनके लिए नहीं बनती, प्रोजेक्ट सिर्फ इनके लिए नहीं बनती, बल्कि वेलफेयर एंगल को लाना पड़ता है पहले। आई होप कि नया गवर्नमेंट इन सभी चीजों पर ध्यान दे, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं चाह रहे, हम बस यही चाह रहे कि हर कोई दबाव में ना रहे, कि हम लोग कभी इसकी तंगी की दवा भी, कभी हम लोग पैसों की तंगी में, इन्फ्लेशन की तंगी में, पेट्रोल हर चीज बढ़ रही है उसकी तंगी में, और हम पोल्यूशन की तंगी में, हर हिसाब से इंसान यहाँ पर तंगी में है। और मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, जी, जो पोल्यूशन जब होता है तो वो रिच आदमी जिसके पास कार है वो भी तो पोल्यूशन फेस कर रहे हैं, सबको ही पोल्यूशन यहाँ फेस कर रहे हैं। मच्छियों पकड़ने वाले, तालाबों के पोल्यूशन के वजह से 2015 जब से सरकार आई, पूरी मच्छी पकड़ने वालों की कैंसिल हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो लोग उसमें हर तालाब से मच्छी पकड़ने वालों को हटा दिए और उसको रियल एस्टेट डेवलपर्स को दे दिए, जैसे माइस्पेस की दिए, अपर्णा को दिए, उनको दिए, इनको सब लोगों को, पूरी कॉर्पोरेट्स को तालाब देते गए और मच्छी पकड़ने वाले लोगों को वहां से हटा दिए गए, यानी एम्प्लॉयमेंट भी मार खा गई यहाँ पर। तो हर चीज जो इनकी वेलफेयर एंगल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो संविधान इनको बोला करो, उसकी ये लोग खिलाफ गए। उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो भी है वो इसकी कदर करेंगे। किसकी? सिर्फ संविधान की और आवाम की। बिल्कुल, हमें भी यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो पूरे एनवायरनमेंट के सामने, इकोलॉजी के सामने जो सवाल हैं, वो आपकी कोशिशों से ही और लोगों की मिली-जुली कोशिशों से हल होंगे और हम एक अच्छे बेहतर कल की तरफ बढ़ेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुब्ना सरवत, आपने हमारे लिए इतना। आपको भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया में आज हमारे साथ थी डॉक्टर लुब्ना सरवत, जो कि इकोनॉमिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ ऑल इंडिया में। तब तक के लिए इजाजत।